हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आपको पता ही चल गया होगा। आज जो हमारी क्लास है वो है फ्रेंड एनक्लेक्स वाली क्लास। और एनक्लेक्स वाली क्लास में हमारा चल रहा है फ्रेंड कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम। कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम में हमने आज से पहले 2 क्लासें हो चुकी है इस चैनल में। तो फर्स्ट क्लास में हमने बात की थी फ्रेंड, जब भी कोई कार्डियक प्रॉब्लम होती है तो हम क्या क्या लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं, वो हमने सारी डिटेल में बात की। कौन कौन से लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं और क्या क्या उनकी रेंज होती है, नॉर्मल रेंज कितनी होती है, ठीक है, वो सारी बात की। उसके बाद दूसरी क्लास में हमने बात की थी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। जब भी कोई पेशेंट के कार्डियक प्रॉब्लम होती है तो क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए जाने चाहिए, वो सारी बातें हमने 2 क्लासों में कर ली। फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम बात करेंगे थेराप्यूटिक मैनेजमेंट। थेराप्यूटिक मैनेजमेंट मींस जब कोई कार्डियक प्रॉब्लम होती है तो उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाता है, उसमें क्या क्या हम एजुकेशन दे सकते हैं पेशेंट को, किस प्रकार एजुकेट कर सकते हैं, क्या सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है, एक तरह से डिजीज को ट्रीट करना है, ठीक है, चाहे वो मेडिसिन से हो चाहे वो सर्जिकल प्रोसीजर से हो। तो ये सब चीजें किस में आती है फ्रेंड? ये सब चीजें आती है थेराप्यूटिक मैनेजमेंट में। तो आज हम कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स की कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम का थेराप्यूटिक मैनेजमेंट करेंगे। कौन कौन से सर्जरी या कौन कौन से प्रोसीजर है जो एनक्लेक्स में दे रखे हैं वही हम बात करेंगे फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो आज की जो हेडिंग डालेंगे उससे पहले जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, जितना हो सके अपने दोस्तों को भेजो, ठीक है ना, क्योंकि यार फ्री की क्लास मिल रही है। और वो बेल आइकन दबा देना जिससे जैसे ही मैं क्लास डालूं नोटिफिकेशन आ जाए। और आप जब भी मेरी क्लासें देखो फ्रेंड, अगर आप पिछली क्लासें भी देखना चाहते हो तो आप मेरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में जाके सारे सिस्टम वाइज सारी क्लासें दे रखी है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, एनक्लेक्स की तो अभी जस्ट स्टार्ट की है, बट एनाटॉमी फिजियोलॉजी की सेल से स्टार्ट है, पूरे 2-4 सिस्टम उसमें अभी तक पढ़ा चुका हूं मैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो फ्रेंड, करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है थेराप्यूटिक मैनेजमेंट। किसका थेराप्यूटिक मैनेजमेंट? कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम का। ये तो आपको पता ही है, जस्ट मैं यहां हेडिंग डालूंगा थेराप्यूटिक मैनेजमेंट। थेराप्यूटिक ठीक है फ्रेंड, थेराप्यूटिक मैनेजमेंट। थेराप्यूटिक मैनेजमेंट मैंने बताया क्या होता है। किसी भी डिजीज को ट्रीट करना, या चाहे या वो मेडिसिन से करो आप या उसको सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा करो। जब डिजीज हो गई, अब उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? पिछली 2 क्लासों में हमने क्या बात की थी? क्या डिजीज है, लेबोरेटरी टेस्ट से कैसे पता लगाएंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट से क्या डिजीज है कैसे पता लगाएंगे हार्ट में। तो वो 2 क्लासों में बात की। आज हम जो बात करेंगे फ्रेंड, वो बात करेंगे कि डिजीज हो गई है, अब उसको किस प्रकार पता लग गया कि भाई ये प्रॉब्लम है, एमआई है या कार्डियोवेस्कुलर डिजीज है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ठीक है। तो अब उसको ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट या किस प्रकार करेंगे, मेडिसिन से करेंगे या सर्जरी से करेंगे, तो वो किस में आएगा? थेराप्यूटिक मेडिसिन। यहां जो आज हम बात करेंगे फ्रेंड, वो पूरा का पूरा सारा सर्जिकल मैनेजमेंट है, ठीक है। कौन कौन से प्रोसीजर करेंगे हम कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो यहां पे मैं 6-7 प्रोसीजर है, तो एक एक करके नाम लिख देता हूं, फिर डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले यहां हम बात करें फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां बात करेंगे परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल, परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, इसको बोला जाता है पीटीसीए। अगर आपने कभी कार्डियक हॉस्पिटल में काम किया होगा तो बहुत पीटीसी होता है, ठीक है फ्रेंड। जब हमारी कोरोनरी आर्टरी पार्शियली ब्लॉक हो जाती है या नैरो हो जाती है तो ये किया जाता है। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे क्या होता है
पीटीसीए। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड, पीटीसीए के बाद दूसरा जो प्रोसीजर होगा या दूसरी जो एक तरह से प्रोसीजर बोल सकते हो या इन्वेजिव प्रोसीजर है, ये सब इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सर्जिकल प्रोसीजर भी होंगे, वो भी हम बात करेंगे। दूसरा है लेजर असिस्टेड एंजियोग्राफी नहीं, एंजियोप्लास्टी। दूसरा है फ्रेंड लेजर असिस्टेड एंजियोप्लास्टी, लेजर असिस्टेड एंजियोप्लास्टी। तीसरी बात करेंगे फ्रेंड, यहां पे तीसरी हम बात करेंगे, फर्स्ट हो गई परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, दूसरा है लेजर असिस्टेड एंजियोप्लास्टी, तीसरा है कोरोनरी आर्टरी स्टेंट, कोरोनरी आर्टरी स्टेंट, कोरोनरी आर्टरी स्टेंट। क्या होता है इसमें, एक स्टेंट डाली जाती है फ्रेंड। क्या है फ्रेंड, कोरोनरी आर्टरी स्टेंट। इसमें क्या डाली जाती है फ्रेंड, एक स्टेंट डाली जाती है, कोरोनरी आर्टरी स्टेंट। इसमें क्या किया जाता है, एक स्टेंट डाली जाती है। कहां पे, कोरोनरी आर्टरी पे। जब भी कोई, अभी पूरी बात करेंगे, जब कोई भी आर्टरी पार्शियली ब्लॉक हो जाती है या ऑकल्ड हो जाती है, ठीक है फ्रेंड, या नैरो हो जाती है, तो उसमें ये प्रोसीजर किया जाता है। एथेरेक्टोमी जो होता है फ्रेंड, एथेरेक्टोमी, इसमें क्या होता है, यहां एथेरोस्क्लेरोसिस होता है ना फ्रेंड। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है जो वेसल्स होती है, एथेर मतलब वेसल्स। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, वेसल्स में क्या होता है, या तो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, फैट जमा हो जाती है, खास करके कोरोनरी आर्टरी में। तो उस पार्ट को फिर क्या है, वहां से कट करके निकाला है। टोमी का मतलब होता है काटना, ठीक है फ्रेंड, टोमी का मतलब होता है काटना। तो उस वेसल्स को काटना जो कि क्या हो चुकी है फ्रेंड, जो कि क्या हो चुकी है, जिसमें प्लग बन चुका है या उसमें कोलेस्ट्रॉल का या फैट का एक क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है, आगे उसमें ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, तो फिर उस जगह को वहां से उस आर्टरी का जो पार्ट है उसको काट दिया जाता है, उसको बोला जाता है एथेरेक्टोमी, एथेरेक्टोमी। तो यहाँ पे चार ये हैं, तीन और है, वो इनके बारे में बात करके फिर बात करेंगे फ्रेंड। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी हम बात करते हैं, थोड़ी क्या डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड। फर्स्ट हम बात करते हैं परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी। परक्यूटेनियस का मतलब होता है क्यूटेनियस, परक्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन, ट्रांसलुमिनल का मतलब होता है जो लूमेन होता है, जो लूमेन होता है हमारी वेसल्स का या वेन्स का, सॉरी आर्टरी का। कोरोनरी मतलब कोरोनरी आर्टरी से लिया गया है। यहां पे एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है जो आर्टरी सिकुड़ गई है उसको चौड़ा करना, उसको क्या करना, डायलेट करना, उसको क्या करना, डायलेट करना, या उसकी रिपेयरमेंट करना एक तरह से। प्लास्टी का मतलब, जब भी प्लास्टी शब्द आता है फ्रेंड, उसका मतलब होता है रिपेयरमेंट। टोमी, रेक्टोमी, उसका मतलब होता है काटना, ठीक है, टोमी मतलब काटना, प्लास्टी मतलब रिपेयरमेंट। तो यहां पे परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल एंजियोप्लास्टी, पीटीसी इसको बोला जाता है। ये कब किया जाता है फ्रेंड, ये कब किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, एक कैथेटर जाता है अंदर, वही जैसे कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं उसी प्रकार किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में कोरोनरी आर्टरी है, उसमें या तो पार्शियली ब्लॉक हो जाती है, ओकल्ड हो जाती है, मतलब वो या नैरोविंग हो जाती है, तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि हार्ट को कौन ब्लड सप्लाई करता है, कोरोनरी आर्टरी। जब हार्ट को कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई नहीं करेगी तो मायोकार्डियल इंफ्राक्ट हो जाएगा, वहां नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है ना फ्रेंड। तो जब कोई भी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, पार्शियली ब्लॉक हो जाती है, तो फिर वो क्या है, वहां पे क्या है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई या अपनी पेटेंसी को मेंटेन नहीं कर पाती। इस पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए या उस रुकावट को दूर करने के लिए, जो या पे जहां पे वो नैरो होगी या उसको
चौड़ा करने के लिए एक कैथेटर के साथ बैलून कैथेटर बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है फ्रेंड, बैलून कैथेटर। इसमें क्या जाएगा, बैलून कैथेटर। इस कैथेटर में क्या होता है, ये कैथेटर किस प्रकार का है फ्रेंड, जैसे हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं ना, कार्डियक कैथेटराइजेशन, कोरोनरी एंजियोग्राफी, उसमें तो देखा जाता है, बट यहां उसी प्रकार कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, या तो रेडियल आर्टरी से कर सकते हो या फीमोरल आर्टरी से करते हैं। फिर उसमें क्या है, इस बैलून को, जैसे ये आर्टरी है, ये मान लो यहां पे सिकड़ी हुई है, ठीक है, तो यहां पे ये बैलून जाएगा और इस आर्टरी को क्या करेगा, यहां ऐसे फुला देगा पूरा। ये बैलून जाएगा, इसको क्या करेगा, इस कंडीशन में ला देगा, बैलून क्या करेगा, फुला देगा उस आर्टरी को कोरोनरी आर्टरी को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। ठीक है ना फ्रेंड, क्या कर देगा फ्रेंड, डायलेट कर देगा उस आर्टरी को। ठीक है ना फ्रेंड। और ये पीटीसी वैसे कब किया जाता है फ्रेंड, जब पीटीसी आपको पता होगा, जब अटैक आता है मायोकार्डियल इंफ्राक्ट, कब किया जाता है, जब मायोकार्डियल इंफ्राक्ट होता है। मायोकार्डियल इंफ्राक्ट कब होगा, जब बहुत ज्यादा सीवियर, क्या होगा फ्रेंड, सीवियर, बहुत दिनों से क्या होगा, ये कोरोनरी आर्टरी ऑकल्ड होगी, मतलब ये यूं बोल सकते हो कि ब्लॉक होगी, पार्शियली ब्लॉक, पूरी ब्लॉक नहीं होगी, थोड़ा बहुत उसमें ब्लड सप्लाई हो रही है। तो ये जब क्रोनिक एमआई होता है, क्रोनिक एमआई, तो उसमें पीटीसीए किया जाता है, परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल एंजियोप्लास्टी। ठीक है फ्रेंड। जब पीटीसीए करेंगे फ्रेंड, तो इसके करने के बाद दोबारा इसमें क्या हो सकता है, वापिस जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो सकती है या अकल्ड हो सकती है। इसमें ऐसा होता है, रिस्क होती है एक तरह से, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, दोबारा भी पीटीसीए करना पड़ सकता है। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में हम बात करें तो फ्रेंड, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आर्टेरियल डिसेक्शन, मतलब आर्टरी रप्चर हो सकती है, इसमें आर्टरी क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है। आर्टेरियल डिसेक्शन, इसमें क्या होता है, जो आर्टरी है कोरोनरी आर्टरी वो रप्चर हो सकती है, वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। जब उस क्लोट, ये वहां पे क्लोट बना हुआ है, जब उस क्लोट को हम छेड़ेंगे फ्रेंड, क्या डाला हमने, कैथेटर डाला, वो कोरोनरी आर्टरी में क्लोट है, जब उस क्लोट को छेड़ेंगे तो वो क्लोट वहां से आके किसी भी ऑर्गन में क्या हो सकता है, इमोबिलाइज हो सकता है, क्या हो सकता है, दूसरे ऑर्गन में भी जा सकता है वो ब्लड के साथ। तो ये एक तरह से क्या है, कॉम्प्लिकेशन है फ्रेंड, इमोबिलाइजेशन ऑफ प्लग फ्रेगमेंट, प्लेग बोलते हैं उसको, जो प्लेग बनता है, मतलब प्लेग बनता है, वो जो थक्का बनता है, या जो कोलेस्ट्रॉल का हो या वो फैट का हो, जिसकी वजह से आर्टरी नैरो हुई है। अब यहाँ पे फ्रेंड, जब हम कोरोनरी एंजियोग्राफी, सॉरी एंजियोप्लास्टी पीटी से करेंगे, तो पेशेंट को पहले ही बता देंगे भाई, प्री ऑपरेटिव केयर बोल सकते हो, या प्री प्रोसीजर केयर या इंटरवेंशन बोल सकते हो। और ये जो पीटी से है फ्रेंड, इन्वेजिव, आपको पता चल रहा है, इन्वेजिव तो है ही सही, और नॉन सर्जिकल है, नॉन सर्जिकल, क्योंकि इसमें कोई चीराफाड़ी नहीं हो रही। ठीक है फ्रेंड। जो परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल एंजियोप्लास्टी है वो इन्वेजिव प्रोसीजर है और नॉन सर्जिकल है, क्योंकि इसमें कोई चीराफाड़ी नहीं हो रही। ठीक है फ्रेंड, कोई भी चीराफाड़ी इसमें नहीं हो रही। इसमें जो केयर होती है फ्रेंड, जो कार्डियक कैथेटराइजेशन है उसी प्रकार होती है इसमें। जैसे ही पेशेंट, जैसे ये कार्डियक जो कैथेटराइजेशन है एंजियोग्राफी, उसी प्रकार होता है, बट इसमें क्या है, इसमें बैलून डाला जाता है। ठीक है, वहां पे सिर्फ जांच की जाती है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। जैसे ही ये कहाँ होगी, एंजियोप्लास्टी कहाँ होगी, ये कैथ लैब में होती है। जैसे ही कैथ लैब से पेशेंट आता है, कहाँ पे आएगा फ्रेंड, कार्डियक आईसीयू में, कार्डियक आईसीयू में आता है, वहां पे प्रॉपर उसके वाइटल्स मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर वाइटल मॉनिटरिंग करनी चाहिए। वहां पे जिस प्रकार पिछली बार उसमें कार्डियक कैथेटराइजेशन में मैंने बताया था कि फ्रेंड, हीमेटोमा का विशेष ध्यान रखना है, कोई क्लॉट फॉर्मेशन तो नहीं हो गया। ठीक है, डिस्टल एक्सट्रीमिटीज में पल्सेशन तो आ रही ही नहीं आ रही, क्योंकि क्लॉट फॉर्मेशन हो गया तो आगे फिर, जैसे मान लो फीमोरल से कैथेटर डाला, तो आगे फिर डिस्टल पार्ट में
पल्स फील नहीं होगी। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। इसमें डाई इंसर्ट की जाती तो आईवी फ्लूइड को मेंटेन करना है, ठीक है ना, पेशेंट जैसे आता है, ठीक है। अब यहां पे फ्रेंड क्या होगा, जब पीटीसी हो जाता है तो पेशेंट को एंटी प्लेटलेट एंड एंटी एंटी प्लेटलेट एंड एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स दी जाती। एंटी प्लेटलेट में कौन सी आएगी फ्रेंड, एंटी प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट में कौन सी आएगी, एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रिल, क्लोपिवास भी बोलते हैं, क्लोपिडोग्रिल भी बोलते हैं, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल। एंटी कोगुलेंट की बात करें फ्रेंड, एंटी कोएगुलेंट, इसमें वारफेरिन एंड इंजेक्शन में हिपेरिन, इंजेक्शन में क्या दे सकते हैं फ्रेंड, हिपेरिन। तो यहाँ पे एंटी जो प्लेटलेट है वो क्या करती है, थक्का बनने से रोकती है, वापिस उस प्लग को बनने से रोकती है कोरोनरी आर्टरी में। तो कंटिन्यू पेशेंट को जब भी पीटीसी किया जाएगा तो उसको कंटिन्यू एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल तो चलेगी, ठीक है फ्रेंड। और जब पेशेंट आता है तो उसको एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है फ्रेंड, एनटीजी क्या करता है, एनटीजी कब देते हैं, इंजेक्शन एनटीजी कब देते हैं फ्रेंड, हम इंजेक्शन एनटीजी कब देते हैं, बताओ, इंजेक्शन एनटीजी कब देते हैं, बीपी को कम करने के लिए। जब बीपी बढ़ जाता है पेशेंट का तो उसको कम करने के लिए। अब बीपी कम कैसे करता है वो, एनटीजी क्या करता है, एनटीजी करता है फ्रेंड वेजोडाइलेशन। क्या करता है फ्रेंड, एनटीजी क्या करता है, वेजोडाइलेशन। और हम क्या करके आए भी पीटीसी में, वेजोडाइलेशन ही तो करके आए, उसको आर्टरी को फुला के तो आए। तो एनटीजी इसलिए देते हैं क्योंकि स्पाज्म नहीं हो जाए, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो जाए। तो क्या है, प्रॉपर बीपी भी मेंटेन रहे, बीपी को तो कम करेगा ही सही थोड़ा, उसको फ्लूइड से कर सकते हो आप कवर, बट यहाँ पे एनटीजी एक नॉर्मल रेंज में, जिससे बीपी ज्यादा फाल दी हो तो एनटीजी दे सकते हैं, जिससे क्या है वो डायलेट रहे, क्या, वेसल्स या आर्टरी डायलेट रहे, ठीक है फ्रेंड। तो एस्पिरिन तो पक्का लेनी उसको, कि ठीक है, एस्पिरिन तो पक्का लेनी है। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड, ये होगी एंजियोप्लास्टी। उसके बाद लेजर असिस्टेड एंजियोप्लास्टी, ये क्या है, लेजर टेक्निक पे आधारित है फ्रेंड। किस पे आधारित है, लेजर टेक्निक पे आधारित है। लेजर असिस्टेड एंजियोप्लास्टी किस पे आधारित है फ्रेंड, लेजर टेक्निक पे आधारित है। इसको एंजाइमर लेजर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, एक्साइमर, ELCA, इसको क्या बोला जाता है, ELCA, इसको क्या बोला जाता है, एक्साइमर लेजर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ELCA बोला जाता है इसको, ठीक है फ्रेंड। एक्साइमर लेजर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी इसको बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड, मैंने बताया आपको भी, इसमें लेजर का यूज किया जाता है। इसमें भी वही एक तरह से कैथेटर घुसाया जाता है अंदर, चाहे फीमोरल से लो या रेडियल से लो या फीमोरल से, आप आर्टरी द्वारा कैथेटर इसमें इंसर्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही कोरोनरी आर्टरी डिजीज को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो लेजर है उसके द्वारा वहां पे हीट दी जाती है, जो क्लोट बना हुआ है, जो प्लग बना हुआ है, ठीक है ना, वहां पे क्या दी जाती है फ्रेंड, इसमें लेजर द्वारा हीट दी जाती है, जिससे उसको क्या है, जो क्लोट होता है ना, उसको क्या किया जाता है फ्रेंड, तोड़ा जाता है उस क्लोट को,
क्या किया जाता है फ्रेंड, तोड़ा जाता है हीट के द्वारा। हीट के द्वारा क्या किया जाता है फ्रेंड, उसको तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है फ्रेंड, हीट के द्वारा वो जो प्लग है ना उसको वहां से हटाया जाता है। तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं होता, ठीक है। इसमें जो केयर है फ्रेंड वो जस्ट उसकी तरह ही है, उसमें भी हमें क्या देनी चाहिए, एंटीप्लेटलेट एंड एंटी कोएगुलेंट देनी चाहिए, इसमें भी लेजर असिस्टेड एंजियोप्लास्टी में भी, ठीक है ना, वो तो हमेशा चलती रहती। उसके बाद हम बात करें कोरोनरी आर्टरी स्टैंड। इसमें क्या किया जाता है, ये सेम किसकी तरह होता है, पीटीसीए की तरह होता है, बट प्लस इसमें क्या डाली जाती है, इसके साथ साथ स्टैंड, क्या डाली जाती है, एक स्टैंड डाली जाती है जो कि मेटल की बनी होती है, अलग अलग टाइप की होती है स्टैंड, ठीक है फ्रेंड। तो अलग अलग टाइप को बहुत सारी मेडिकेटेड भी होती है, उनसे मेडिसिन भी रिलीज होती रहती है वहां पे जब हम डालते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड, पीटीसी के साथ ही कर सकते हैं इसको। पीटीसी करेंगे तो पीटीसी में क्या होगा फ्रेंड, बैलून जाएगा, वो फुल आएगा, फुल आके वो क्या है फिर स्टैंड डालेगा, तो वो क्या है पेटेंसी को मेंटेन रखता है लंबे समय तक। मतलब इससे पीटीसी बड़ी, पीटीसीए से बढ़िया ये है, क्योंकि इसमें दोनों काम हो रहे हैं, एक तो बैलून भी जा रहा है जो फुला के रख रहा है आर्टरी को, और जो स्टैंड है वो वहां पे क्लोट होने से बचा रही है, या प्लग को बनने से वहां पे रोक रही है, प्लग को बनने से रोक रही है फ्रेंड, ठीक है ना। तो इसमें यही होता है फ्रेंड, बैलून के साथ साथ स्टैंड डाली जाती है। इसमें जो प्री एंड पोस्ट जो इंटरवेंशन होंगे वो पीटीसीए की तरह होंगे फ्रेंड। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है थ्रोम्बस फॉर्मेशन का। किसका फ्रेंड, थ्रोम्बस फॉर्मेशन का, थ्रोम्बस, थ्रोम्बस फॉर्मेशन का इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें क्या करना है हमें, एंटीप्लेटलेट, एंटीप्लेटलेट्स, एंटीप्लेटलेट में क्या आता है, एस्प्रिन, एस्प्रिन प्लस क्लोपिडोग्रिल, ये तो चलानी है, ठीक है। एस्प्रिन एंड क्लोपिडोग्रिल पेशेंट को प्रेस्क्राइब होती है, और इसमें डिपेंड करता है कि जो स्टेंट डाली है ना फ्रेंड, वो स्टेंट विदाउट मेडिसिन वाली, मेडिसिन वाली है या विदाउट मेडिसिन वाली है। तो उस हिसाब से फिर इसका जो पीरियड होता है या ड्यूरेशन होता है मेडिसिन का, एंटीप्लेटलेट मेडिसिन का, वो इस स्टैंड के द्वारा निर्धारित होता है कि किस प्रकार की स्टैंड डाली है, ठीक है फ्रेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। इसमें इसके साथ साथ पीटीसी के साथ साथ क्या डाला जाता है, स्टैंड डाला जाता है, ठीक है। अब बात करें एथेरेक्टोमी। एथेरेक्टोमी, एथेरेक्टोमी का मतलब होता है कि जहां पे क्लोट बना हुआ है, जहां पे ब्लॉक है, या जहां पे क्या होता है फ्रेंड, प्लेग बना हुआ है आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में, स्पेशली कोरोनरी आर्टरी में, तो इसमें एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। इसमें भी उस कैथेटर में क्या होती है फ्रेंड, ब्लेड्स होती है, छोटी छोटी ब्लेड्स होती है। वो ब्लेड क्या है, ऐसे उस कैथेटर को ऐसे घुमाया जाता है, तो वो उस जो प्लग बना हुआ है जो, या थ्रोम्बस बना हुआ है, उसको क्या है ऐसे घुमा घुमा के उसका चूरा कर देती है, और वहां पे पेटेंसी मेंटेन कर देती है, ब्लड फ्लो को स्टार्ट कर देती है, वहां पे जो ब्लॉकेज है, पार्शियली ब्लॉकेज, उसको रिमूव कर देती है, या पार्शियली ब्लॉकेज है या पूरा ब्लॉकेज है तो उसको, उस प्लग को या उस क्लोट को हटा देती है। इसमें क्या किया जाता है, कट किया जाता है, किसके द्वारा, कटिंग ब्लेड के द्वारा, कटिंग ब्लेड का यूज किया जाता है इसमें फ्रेंड। किसका यूज किया जाता है फ्रेंड, कटिंग ब्लेड का यूज किया जाता है, कटिंग ब्लेड का इसमें यूज किया जाता है। इसमें भी फ्रेंड जो केयर होगी या इंटरवेंशन होगा प्री एंड पोस्ट, वो पीटीसी के पीटीसी जैसा ही होगा। इसमें भी एंटीकोगुलेंट सारा ध्यान रखना है हमें, आईवी फ्लूइड को मेंटेन करना है, ठीक है ना, सारा इसके जैसा ही इसमें अपने को ध्यान रखना है। दिख रहा है ना फ्रेंड, आपको दिख रहा है ना, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो। एथेरेक्टोमी में, एथेरेक्टोमी में कोई दिक्कत नहीं होगी, एथेरेक्टोमी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड।
इसके बाद हम बात करें फ्रेंड, मिटा दो अब ये, ठीक है, 4 हो गए ना। अब आगे हम बात करें कौन कौन सी और थेराप्यूटिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। थोड़ा आज सुस्ती आ रही है क्या यार, क्लास में ऐसे सुस्ती सी लग रही है मेरे को भी यार, मुझे थोड़ा सा एक्साइटेडमेंट कम लग रहा है आज। कोई नहीं, आज ऐसे ही पढ़ लो यार, पता नहीं क्यों सुस्ती आ रही है मुझे। 4 हो गए, 4 थेराप्यूटिक मैनेजमेंट या 4 प्रोसीजर यहां पे हमने किए, ये 4 तरह के प्रोसीजर हो गए। उसके बाद हम बात करें 5 फ्रेंड, ट्रांसमायोकार्डियल रिवेस्कुलराइजेशन, या जेड भी आ सकता है यहाँ, ठीक है, रिवेस्कुलराइजेशन, ट्रांसमायोकार्डियल ट्रांसमायोकार्डियल रिवेस्कुलराइजेशन, टीएमआर। इसको क्या बोला जाता है, टीएमआर भी बोला जाता है, ट्रांस मायोकार्डियल रिवेस्कुलराइजेशन। इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें भी जब आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाती है, हार्डनिंग हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी पूरी हार्ड हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस। कब होती है, जब हार्डनिंग कब होगी फ्रेंड, जब अंदर से मान लो बाहर ये आर्टरी है, ये अंदर से प्लग बन गया, अंदर से पूरा क्लोट बन गया, तभी जाके बाहर से ये क्या होगी, हार्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड, हार्ड हो जाएगी। तो इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड, टीएमआर में, जो टीएमआर है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, बहुत सारी जो छोटी छोटी आर्टरीज है या छोटी छोटी वेसल्स हैं, उनमें भी क्या है, वो भी हार्डनिंग हो जाती है। अब उनमें तो कैथेटर तो घुसा नहीं सकते, क्योंकि इधर से घुसाएंगे तो एक में ही जाएगा, बड़ी आर्टरी में। तो इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड, ट्रांसमायोकार्डियल बोला है, ट्रांस मतलब जो मायोकार्डियम है उस पे एक इंसिजन लगाया जाता है चेस्ट में, एक स्मॉल इंसिजन चेस्ट में लगाया जाता है और डायरेक्ट मायोकार्डियल में वो इंसिजन जाता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में ना, पता है ना सबको, हाँ। तो यहां पे क्या किया जाता है, एक चेस्ट इंसिजन किया जाता है, स्मॉल स्मॉल चेस्ट इंसिजन किया जाता है, जो कहां तक जाता है, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम कार्डियम, मायोकार्डियम पता है ना, हर्ट मसल, ठीक है ना। तो वहां पे जाता है, वहां पे वो क्या किया जाता है, वहां पे फ्रेंड बहुत सारे क्या बनाए जाते हैं फ्रेंड, इंसिजन किया जाता है, और वहां पे लेजर का यूज किया जाता है, लेजर पावर का, किसका यूज किया जाता है, लेजर का, किसका यूज किया जाता है फ्रेंड, लेजर का यूज किया जाता है, और वहां पे 20 से 30 क्या बना दिए जाते हैं, चैनल, चैनल्स बना दी जाती है। इन चैनलों में फिर क्या होता है, ब्लड फ्लो, ब्लड आता है। इन चैनलों में क्या होता है, इन चैनल के द्वारा ही फिर ब्लड सप्लाई होती है। जहां जहां पे ब्लड सप्लाई में रुकावट आ रही है, वो इन चैनल के माध्यम से हार्ट में ब्लड सप्लाई होती है। अलग से ही चैनल बन जाते हैं ये, ठीक है ना। तो वो जहां पे ओकल्ड है, जहां पे वो ब्लॉक है, तो वो तो ब्लॉक रहती है, बट यहाँ पे अलग से इस लेजर की मदद से यहाँ पे 20 से 30 क्या बना दी जाती है, चैनल बना दी जाती है। इन चैनलों की मदद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहां पे जिस पार्ट पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच रहा हार्ट के, वहां पे क्या होता है फ्रेंड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है। इस ट्रांसमायोकार्डियल रिवेस्कुलराइजेशन, यानी ट्रांसमायोकार्डियल मतलब मायोकार्डियम में कट लगाया जाता है या एक तरह से चैनल बनाया जाता है। रिवेस्कुलराइजेशन वापिस जैसा फ्लो था हमारी वेसल्स का या आर्टरीज का, वो यहाँ पे मेंटेन हो जाता है या पेटेंसी मेंटेन हो जाती है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम बात करें फ्रेंड CABG, छठा हमारा आएगा CABG, CABG ओपन हार्ट सर्जरी भी बोलते हैं इसको, पूरा खोलते हैं हार्ट को, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होगी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ठीक है ना फ्रेंड।
कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, CABG। पता है आपको CABG क्या होता है? इसको ओपन हार्ट सर्जरी भी बोला जाता है। इसको पूरा खोला जाता है चेस्ट को। कब खोला जाता है फ्रेंड? इसको क्यों किया जाता है? जब एकदम पूरी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तब कोई चारा नहीं हो रहा कि भाई अब कहां से जाएगा ब्लड, हार्ट को ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद ही हो गई। तो फिर क्या करते हैं, मान लो नीचे का रास्ता ब्लॉक हो गया, ऊपर क्या बनाते हैं, हाईवे में नहीं देखा आपने, बाईपास बनाते हैं। सिटी में से, मान लो सिटी में से निकलने की छोटी छोटी गलियां बन जाती है, भीड़ की वजह से वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, फिर क्या करते हैं हम, बाईपास निकालते हैं कि चलो इसको छोड़ो, अब यहां से नहीं जाना, अब इधर से बाईपास लगाते हैं। तो बाईपास, बाईपास के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, वहां पे दूसरी वेन्स, खास करके वेन्स, वेन्स जो हमारे जिस भी पेशेंट, जो भी पेशेंट होता है जिसका बाईपास किया जा रहा है, उसकी वेन ली जाती है, उसी वेन की ग्राफ्ट लिया जाता है। यहाँ पे यही ना, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग की जाती है वहां पे कोरोनरी आर्टरी में। ठीक है ना, तो वो ग्राफ्टिंग होती है, वो या तो कहां से ले सकते हो, सेफेनस वेन। सेफेनस वेन का नाम सुना है फ्रेंड आपने? सेफेनस वेन पैर में पाई जाती है, सबसे लॉन्गेस्ट वेन होती है हमारी बॉडी की, सेफेनस वेन या मेमोरी वेन, या और कोई भी अदर वेन ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लंबी वेन है सेफेनस वेन, ज्यादातर चांस यही होता है, इसी को लिया जाता है इस ग्राफ्टिंग के लिए। सेफेनस वेन ध्यान रखना फ्रेंड, पैर पैर में होती है ये वेन। ठीक है ना, हमारे फुट में पाई जाती है, यहां से लेके फीमर से लेकर थाई तक जाती है सेफेनस वेन, और सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, सॉरी लॉन्गेस्ट वेन होती है, बोन नहीं वेन। ठीक है ना फ्रेंड, तो इसको यूज किया जाता है इस ग्राफ्टिंग में, बाईपास ग्राफ्टिंग में। फ्रेंड, जो ये बाईपास ग्राफ्टिंग होती है, CTVS, एक तरह से क्या है, ये पूरा सर्जिकल प्रोसीजर है फ्रेंड, सर्जिकल प्रोसीजर है ये बाईपास CABG। ये क्या, CTVS OT में होता है, कार्डियोथोरेसिक वेस्कुलर सर्जरी है, एक तरह से कार्डियोथोरेसिक वेस्कुलर सर्जरी। और इसमें हाई इंटेंसिव केयर की यूनिट, सर्जिकल जो हाई इंटेंसिव जो CTVS ICU होता है, उस पे पोस्ट ऑप जब केयर की जाती है तो CTVS ICU में रखा जाता है इसको, जिस भी पेशेंट का बाईपास किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, और इसमें बाईपास करने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड, बाईपास करने के लिए जो स्टर्नम होता है वहां पे इंसिजन लगाया जाता है, और पूरा इसको हमारी चेस्ट कैविटी को या रिब्स को निकाला जाता है, पूरे इस रिब केज को तोड़ा जाता है, एक तरह से रिब केज को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है फ्रेंड। फिर वहां पे क्या किया जाता है, हार्ट को बाहर ओपन, हार्ट को ओपन कर लिया जाता है, पूरा हार्ट को बाहर निकाला जाता है इस सर्जरी में। इस सर्जरी में बाहर निकाल के फिर वहां पे की जाती है फ्रेंड बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है फ्रेंड, बाईपास ग्राफ्टिंग की पेशेंटों की तो मैंने केयर की हुई, देखी हुई मेरी आंखों से। इसमें क्या होता है, जैसे बाईपास ग्राफ्टिंग करके पेशेंट आया, CTVS OT में इसकी बाईपास ग्राफ्टिंग होती है। पहले हम बता देते हैं प्री ऑप में, या प्री ऑप इंटरवेंशन की बात करें तो पेशेंट को बता देंगे, भाई देखो यहाँ पे इंसिजन लगाया जाएगा, रिटर्न कंसेंट तो सबका लेना ही है, यहाँ पे इंसिजन लगाया जाएगा, चेस्ट ट्यूब डाली जाएगी ड्रेनेज के लिए, फोलिस कैथेटर भी डाला जाएगा यूरिन पास करने के लिए। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें उसको बता देंगे पेशेंट को। वेंटिलेशन में भी इंटुबेशन किया जाएगा पेशेंट का, एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली जाएगी, उसको बता देना। ठीक है, पेशेंट को और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करेंगे भाई ये चीजें होनी होगी आगे जाके, जैसे ऑपरेशन किया जाएगा उसका या OT होने के बाद उसका वेंटिलेटर पे लिया जाएगा, एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली जाएगी। और जब OT होगा ना फ्रेंड, जैसे मान लो OT है, उससे पहले कुछ ड्रग्स हैं उनको क्या कर देना चाहिए फ्रेंड, बंद कर देना चाहिए, जैसे कि डायूरेटिक्स, 2 से 3 दिन पहले उसको। डायूरेटिक्स की बात करें, डायूरेटिक्स क्या करती है, डायूरेटिक्स क्या करती है, पेशाब को
डायूरेटिक्स मतलब बीपी को भी कम करती है और जो यूरिन का वो जो एक्सक्रेशन है उसको बढ़ाती है। तो डायूरेटिक्स को 2 से 3 दिन पहले बंद कर देना चाहिए डायूरेटिक्स को। उसके बाद डिगॉक्सिन, डिगॉक्सिन या डाइगॉक्सिन, इसको इसको कितने दिन पहले बंद कर देना चाहिए फ्रेंड? 12 घंटे पहले। इसको 12 घंटे पहले बंद करना चाहिए। ये क्या है? डिगॉक्सिन क्या करती है? डिसरिदमिया को, डिसरिदमिया से बचाती है हार्ट को, ठीक है ना फ्रेंड। उसके बाद हम बात करें एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करती है? इसको तो 2-3 वीक से पहले ही बंद कर देना चाहिए, ठीक है। एस्पिरिन को 2-3 वीक से पहले बंद कर देना चाहिए। ये एंटीकोगुलेंट है या एंटी प्लेटलेट है। ये क्या करती, जैसे मान लो ऑपरेशन करेंगे तो इसको लेंगे तो खून पतला रहेगा ना, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांस रहेंगे, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि पूरा ओपन करेंगे हम, हार्ट को निकालेंगे बाहर, तो ब्लीडिंग होने के चांस रहेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पे कभी बार क्वेश्चन बन सकता है कि डायरेटिक्स क्यों, डिगॉक्सिन क्यों, एस्पिरिन क्यों, ठीक है ना, प्री ऑप में, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें पोस्ट ऑप में क्या ध्यान रखें हम, जैसे पोस्ट ऑप आ गया पेशेंट, तो सबसे पहले तो क्या होगा, पोस्ट ऑप में जैसे आएगा सीटीवीएस आईसीयू में उसको लिया जाएगा, कम से कम 6 से 24 घंटे तक उसको वेंटिलेटर पे रखा जाएगा फ्रेंड। और वहां पे जो ट्यूब्स लगी हुई है, ड्रेनेज ड्रेनेज 150 से जो मीडियास्टिनम में या जो चेस्ट में जो ड्रेनेज है, क्योंकि यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे क्या है, ड्रेन इकट्ठा हुआ ना, जब किया तो ब्लीडिंग होती है, तो ड्रेन इकट्ठा हुआ, अगर उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो वहां पे जम जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, उसके तो क्या करते हैं वहां पे ड्रेनेज डालते हैं। तो ड्रेनेज की बात करें फ्रेंड हम, तो सील बंद बोतलों में होता है, वो एकदम बंद होती है। उसमें जो ड्रेनेज है 100 से 150 ml, अगर 1 घंटे से ज्यादा आ रहा है, 1 घंटे से ज्यादा, 150 से या 100 से 150 से ज्यादा आ रहा है, तो इन्फॉर्म करना है, या किसी भी आप नर्सिंग को कर सकते हो, डॉक्टर को कर सकते हो, तो वहां पे इन्फॉर्म करना है, ठीक है ना। जो भी एनक्लेस में क्या दे रखा है, पीएचसीपी, पीएचसीपी मतलब एनक्लेस में क्या दिया है, पीएचसीपी, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, पीएचसीपी, इसको इन्फॉर्म करना है। जो भी एनक्लेस में क्या दिखाया गया है, पीएचसीपी, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। यहाँ किसी डॉक्टर का या किसी नर्स का नाम नहीं है, ठीक है फ्रेंड, पीएचसीपी की बात की गई है यहाँ पे, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, उसको इन्फॉर्म करना है अगर 150 से 150 से ज्यादा अगर ड्रेनेज आ रहा हो तो, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करना है, ज्यादा फ्लूइड भी नहीं देना, ठीक है ना। 24 आवर्स में 1500 से 2000 से ज्यादा नहीं देना, नहीं तो क्या हो जाएगा, ओडिमा हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है हमें। हाँ, ब्लड प्रेशर का प्रॉपर ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर जैसे मान लो हाइपोटेंशन कम नहीं होना चाहिए, हाइपोटेंशन का मतलब होता है कम। अगर ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन कब होगा फ्रेंड, हाइपोटेंशन कब होगा, हाइपोटेंशन बीपी कम कब होगी, यहां पे ध्यान रखना है हमें। अगर बीपी ज्यादा हो गई, ठीक है फ्रेंड, तो क्या होगा, एक तो हाइपोटेंशन का ध्यान रखना है, बीपी कम नहीं हो जाए, तो उससे क्या है, ग्राफ्ट कोलैप्स नहीं हो जाए, ठीक है। अगर बीपी बढ़ गया, ऐसा नहीं हो जाए, बीपी बढ़ेगा तो क्या होगा, वेन कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ब्लीडिंग के चांस रहेंगे, ब्लीडिंग के क्या रहेंगे फ्रेंड, चांस रहेंगे। जो सूचर हैं, बीपी बढ़ेगी तो वहां पे क्या होगा, जो सूचरिंग है उसमें ब्लीडिंग के चांस रहेंगे, तो वो देखना है। टेम्परेचर का ध्यान रखना है, ठीक है ना, टेम्परेचर मॉनिटर करना है। और पेशेंट को पोटेशियम दे सकते हैं, या उसका पोटेशियम चेक करेंगे। बहुत सारी चीजें होती है जो एनक्लेक्स में नहीं दे रखी, एबीजी भेजते हैं बार बार वहां पे, जो
CABG वाला पेशेंट होता है ना, उसकी ABG बार बार भेजी जाती है। ठीक है, आर्टेरियल ब्लड गेज, कोई चेंजेस तो पीएच में कोई चेंजेस तो नहीं है। ठीक है ना, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, इसमें नहीं दे रखा वो। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें क्या पोटेशियम का ध्यान रखना है, 4 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है वो। ठीक है ना, तो वो मेंटेन रखना है। उससे क्या है, वो डिसरिथमिया को मेंटेन मतलब डिसरिथमिया से बचाता है, प्रिवेंट करता है हमारे हार्ट को। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी। और यहाँ पे स्पेशली मॉनिटर करना है कार्डियक टेम्पोनार्ड। टेम्पोनार्ड, कार्डियक टेम्पोनार्ड क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक साइन है ये कार्डियक टेम्पोनार्ड। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो ड्रेन है ना, जो ड्रेन निकल रहा है हमारे मीडियास्टिनम से, वो एकदम बंद हो जाएगा। मतलब ड्रेन यहां नहीं आ रहा तो ड्रेन जा कहां रहा है, कोई दिक्कत हो रही है। दूसरा क्या होगा, जो जुगुलार वेन है वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा, फूल जाएगी, बड़ी बड़ी दिखाई देगी। एक होता है फ्लेक्सस पैराडॉक्सस। फ्लेक्सस पैराडॉक्सस में क्या होता है फ्रेंड, जब भी पेशेंट सांस लेता है तो उसकी बीपी फॉल हो जाती है। जब भी पेशेंट सांस लेता है तो बीपी क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है पोस्ट ऑपरेटिवली। ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखनी। और इसमें क्या होगा, पेन का मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो स्टर्नम में भी इंसिजन लगा है और एक एंजाइनल पेन। पता नहीं चलता कि उसको एंजाइना पेन हो रहा है या स्टर्नम में पेन हो रहा है। जो स्टर्नेक जो क्या किया था हमने, स्टर्नोटोमी किया था, स्टर्नम को काटा था ना, इंसिजन लगाया था यहाँ पे, स्टर्नम में लगाया था, मीडियास्टिनम में। तो उसका प्रॉपर मॉनिटर करना है कि भाई एंजाइना की वजह से तो पेन नहीं हो रहा, या स्टर्नो स्टर्नो स्टर्नेक्टोमी की वजह से पेन हो रहा है, या एंजाइना पेन हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और जो सूचर इसको बंद करते हैं सूचर, तो उसमें प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए। प्रॉपर ड्रेसिंग होती है जो भी, क्योंकि यहाँ से हमने वेन ली, सेपेनस वेन, तो वहां भी सूच रही है, तो उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग, डेली प्रॉपर ड्रेसिंग होती है। कोई पस तो नहीं आ रही वहां से, वो पूरा ध्यान रखना है। रेडनेस, इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, वो सारी चीजों का ध्यान रखना है। पोस्ट ऑपरेटिवली प्रॉपर ध्यान रखना होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके ये ऐसे इन्फेक्शन से बचाने के लिए। ठीक है ना फ्रेंड, तो बाईपास ग्राफ्टिंग में बहुत कुछ ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। उसके बाद लास्ट बचा हमारा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन या हार्ट ट्रांसप्लांट, लास्ट 7वां टॉपिक है हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट, जब हार्ट पेशेंट का हार्ट बिल्कुल काम करना बंद कर दे कि भाई अब तो भाई साहब हार्ट बिल्कुल बंद हो गया, पूरा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, MI पूरा एकदम ब्लॉक हो गया हार्ट, एक तरह से न्यू सोचो, तब उसको दूसरा हार्ट क्या है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। दूसरा हार्ट कहां से आएगा, जो डोनर होता है फ्रेंड, डोनर। दूसरा हार्ट किससे लेंगे हम, डोनर से लेंगे हम। जो पेशेंट है वो क्या होगा, रिसीवर होगा या रिसिपेंट होगा, और जो देगा वो डोनर होगा। डोनर कौन होगा, या तो जिसका ब्रेन डेथ हो चुका है, ब्रेन डैमेज हो चुका हो, ब्रेन डेथ हो गया, कोई एक्सीडेंट केस है, ऊपर से गिर गया, किसी ने मार दिया ब्रेन में, हेड इंजरी होगी, तो उसका क्या हो गया फ्रेंड, ब्रेन डेड हो गया मान लो। ब्रेन डेड पेशेंट का हम क्या करते हैं, डोनर डोनर के रूप में यूज किया जाता है, उसका क्या लेते हैं, हार्ट लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, एक तो एबीओ कंपेटिबिलिटी। एबीओ कंपेटिबिलिटी का मतलब होता है कि उसका ब्लड ग्रुप पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैच खाना चाहिए। ठीक है, पेशेंट के मैच ब्लड ग्रुप से मैच करना चाहिए। और वेट का भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि जिस पेशेंट को हम, जो रिसीवर है या रिसिपेंट है, उसका वेट कितना है और डोनर का वेट कितना है, ये भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। जब डोनर से यहां तक, रिसिपेंट तक, डोनर से रिसिपेंट तक
जब हार्ट आता है तो 6 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए फ्रेंड। 6 घंटे के अंदर क्या हो जाना चाहिए? ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। 6 घंटे का समय है, 6 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट। जिसको ट्रांसप्लांट करना है रिसिपिएंट का, उसमें जब हर्ट होता है तो उसका पोस्टीरियर पार्ट छोड़ दिया जाता है। उसमें हर्ट का पोस्टीरियर पार्ट, किसका? एट्रियम का पोस्टीरियर पार्ट छोड़ दिया जाता है, जो क्या है, जो नया हर्ट आता है उसको जुड़ने में मदद करता है। क्या छोड़ दिया जाता है फ्रेंड? पोस्टीरियर पार्ट, एट्रियम का पोस्टीरियर पार्ट उसी रिसिपिएंट में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पोस्टीरियर पार्ट तो इतना नहीं होगा, मेन पार्ट निकाल दिया जाता है। पोस्टीरियर पार्ट से क्या होगा, जो एट्रियम है, पोस्टीरियर, दोनों एट्रियम का पोस्टीरियर पार्ट छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो नया हर्ट आ रहा है उसको चिपकाने में वो क्या करता है? मदद करता है, उसको चिपकाने में मदद करता है। और इस जो नया हर्ट डालेंगे फ्रेंड, उसमें क्या है, एंजाइना पेन नहीं होगा, क्योंकि ये जो नया हर्ट आ रहा है वो डीनर्वेटेड है, उसमें नर्व सप्लाई नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड? नर्व सप्लाई बाद में धीरे धीरे बाद में आएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड ये है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में। इसमें क्या होता है, मेन चीज क्या होती है, आपकी क्वेश्चन बन सकता है तो, कि हार्ट ट्रांसप्लांट होता है ना फ्रेंड, जिस भी पेशेंट का, वो पेशेंट हमेशा इम्यूनोसप्रेस थेरेपी में चलता है। मतलब उसको उसके इम्यून सिस्टम को डाउन रखना होता है। इम्यून सिस्टम को डाउन इसलिए रखना होता है क्योंकि वो इस हर्ट के प्रति इम्यूनिटी नहीं बना ले और रिजेक्ट कर दे, ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि एंटीबॉडी बना ले उसके अगेंस्ट में। तो उसकी जो इम्यूनोसप्रेस थेरेपी है, वो इम्यूनोसप्रेस मेडिसिन कंटिन्यू रहती है। इम्यूनोसप्रेस मेडिसिन जैसे स्टेरॉइड, स्टेरॉइड से क्या है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती नहीं, बल्कि उसकी इम्यूनिटी पावर दबी रहती है। पेशेंट आ गया, मान लो पोस्ट, उसका ध्यान रखना है कि बीपी ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, बीपी ठीक है, डिसरिथमिया तो नहीं, खास करके बीपी कम तो नहीं हो रही, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो रिजेक्शन हो गया हो ट्रांसप्लांट, ठीक है। ये सारी चीजें हमें जब पोस्ट ऑप केयर में या पोस्ट ऑप इंटरवेंशन में ध्यान रखनी है। एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी एक रेगुलर बेसिस, एक शेड्यूल बना लो, मतलब एक शेड्यूल में भेजनी होती है वो, कि भाई अगर लगे कि भाई रिजेक्शन की तरफ जा रहा है, जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, रिजेक्ट हो गया है या रिजेक्शन हो सकता है, तो वहां पे बायोप्सी भेजेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि भाई रिजेक्ट हुआ, प्रॉपर एंकर हुआ, नहीं हुआ। तो ये है सारी चीजें। और हाँ, अब इसमें क्या होता है, एक इम्यूनोसप्रेस थेरेपी चल रही है, ठीक है। इम्यूनोसप्रेस मतलब उसकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल कमजोर रहेगी उस पेशेंट की, जिसको हमने क्या किया है, हार्ट ट्रांसप्लांट किया है, तो उसकी इम्यूनिटी कम है, तो हमें विशेष कर से ध्यान रखना चाहिए, असेप्टिक टेक्निक का यूज करना चाहिए जब भी उसकी केयर करें, पोस्ट ऑपरेटिव केयर करें। प्रॉपर हैंड वॉशिंग का ध्यान रखना चाहिए, विजिलेंट हैंड वॉशिंग, ठीक है फ्रेंड। तो जिससे क्या है, उसको इन्फेक्शन की रिस्क नहीं बढ़े, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये चीजें हैं फ्रेंड। तो जितना मैं जानता हूं फ्रेंड, वैसे तो एनक्लेक्स में तो यार दे रखा है, बट मैंने यहाँ पे मेरी जो भी मैं जानता हूँ, जहां मैंने काम किया, वो सारी बातें बताई यहाँ पे। तो ये है फ्रेंड थेरापेटिक मैनेजमेंट, खास करके जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर है, ये भी क्या है, ये भी हर ट्रांसप्लांट, तो आपको पता ही है सर्जिकल प्रोसीजर है, पूरा का पूरा सर्जिकल प्रोसीजर है। क्या है फ्रेंड? सर्जिकल प्रोसीजर है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो फ्रेंड ये था थेरापेटिक मैनेजमेंट। फिर उसके बाद हम अब डिजीज की स्टार्ट करेंगे फ्रेंड, कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 3 क्लासे हो जाएगी इससे करके। तो यहाँ पे तो अभी जस्ट लेबोरेटरी टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, और ये हो गया थेरापेटिक मैनेजमेंट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे डिजीज, कौन कौन सी डिजीज होती है हमारे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में, ठीक है ना फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।